नमस्कार किसान भाइयों, फार्म सिग्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी कृषक बंधुओं को अनार की उन्नत खेती के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अनार की उन्नत खेती के द्वारा अनार का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपने हमारा इस YouTube के माध्यम से जो वीडियो दिखाया जा रहा है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आइकॉन बेल को भी दबा दीजिए। अब हम चालू करते हैं अनार की उन्नत खेती, जो कि निम्नलिखित बिंदुओं पर दी जाएगी। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं अत्यंत महत्वपूर्ण है आर्थिक समीक्षा। कृषक बंधुओं, जो सामान्य जानकारी, उसमें अनार की उत्पत्ति जो है वो अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र जो है वहां से हुई है। वहां से ईरान से होकर ये उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश से इसका उत्पादन प्राचीन काल से हो रहा है। भारतवर्ष में अनार का सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं गुणवत्ता महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में भी अभी अनार व्यावसायिक रूप से विकसित हो रहा है। मध्य प्रदेश में अनार 4,975 एकड़ में शिवपुरी, भोपाल, छिंदवाड़ा, सतना, बड़वानी, खरगोन एवं धार जिले में बहुतायत रूप से किया जा रहा है। मिट्टी जो अनार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, मिट्टी अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त लाल मिट्टी व हल्की काली मिट्टी जो होती है वो अनार के लिए उपयुक्त होती है। और अनार के लिए 3 फीट के बाद मुरुम होना चाहिए, बारीक मुरुम, वो अनार के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अनार में जो है पीएच मान 6.5 से 7.5 और इस पीएच मान के ऊपर फास्फोरस का फिक्सेशन नहीं होता है, जो कि अनार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अनार की जो किस्में हैं, जैसे गणेश है, अरक्टा है, अभी जो है सुपर भगवा संवर्धन क्रिया से तैयार किया हुआ सुपर भगवा, उसके बाद मृदुला, वंडरफुल और सनी, ये दोनों जो प्रजातियां हैं इजराइल की हैं, लेकिन हमारे देश में जो प्रजाति हमने जो विकसित की है, अनार अनुसंधान केंद्र और एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है महाराष्ट्र के अंदर, वहां से ये इसका टिश्यू कल्चर का पौधा तैयार किया जाता है। अनार की जो फसल अवधि है वो 15 से 20 वर्ष है। और अनार में अगर हम इसको औसतन पौध संख्या देखें तो 300 पौधे आते हैं अगर हम इसको 14 बाय 10 फीट के ऊपर लगाते हैं। अनार के लिए जलवायु एवं तापमान, अनार जो है वो उपोष्ण जलवायु का पौधा है। फलों के विकास और पकने के समय इसे गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। ये ठंडे मौसम के प्रति अनार अग्रसर है। जितनी अच्छी धूप होगी, ठंड वाली जो धूप होती है वो होगी, जो स्वस्थ धूप मानी जाती है, स्वस्थ प्रकाश माना जाता है। अनार को प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए 50,000 से लेकर के 1 लक्स तक की लाइट की जरूरत होती है। जो लक्स है वो प्रकाश का स्रोत है। उचित पौधे वृद्धि के लिए 25 से 32 डिग्री और फल पकते समय इसका जो तापमान होना चाहिए वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बुआई का जो समय है, अनार को जब हम पौधा जो लगाते हैं अनार का, आप देख रहे हैं चित्र में कि जो बाईं तरफ जो दिखाया गया है वो अनार का टिश्यू कल्चर का पौधा है, जो कि पॉली बैग के अंदर है। और इसको अनार जो है वो सितंबर महीने से लगा करके जनवरी तक इसको लगा सकते हैं, मार्च, अप्रैल, मई तक भी लगा सकते हैं। जहां पर शीतोष्ण जलवायु है वहां पर अनार जो है वो मई, जून, जुलाई तक भी अनार लगा सकते हैं। लेकिन जहां पर अत्यधिक पानी वाला इलाका है, जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, वहां पर अनार को जून जुलाई महीने में नहीं लगाना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग फसल का उत्पादन बढ़ाना है। अनार का अगर उत्पादन बढ़ाना है हमको, कोई भी फसल का, जब भी हम अनार लगाते हैं, जैसे सितंबर में लगाते हैं तो अगस्त महीने में हमको इसकी गहरी जुताई कर लेना है, तैयार करके रखना है। अगर हम इसको जनवरी में लगाना है तो दिसंबर में हमको इसकी गहरी जुताई करना है। मिट्टी परीक्षण अनिवार्य रूप से कराना है, क्योंकि अनार में पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, रोटावेटर करने से पहले जो पकी हुई खाद हम देती, गोबर की खाद, वो पहले से तैयार करना हमको। उसमें हम जैविक फफूंदनाशक डाल सकते हैं, पीएसबी डाल सकते हैं, एसिटोबैक्टर डाल सकते हैं। ये सब डाल करके हम पूरा मिश्रण उसका तैयार कर लेते हैं। अच्छी प्रजाति का चुनाव, जो आपको बताया गया है कि अनार में संवर्धन क्रिया से तैयार किया हुआ अनार लगाना चाहिए। अनार की जो दूसरी जो नॉन टिश्यू कल्चर वैरायटी है उसको कभी भी अभी हम उसको नहीं लगाएं तो अच्छा, क्योंकि जो बीमारी आती है अनार में, जो मर रोग या दूसरी जो बीमारी आती है, बैक्टीरियल ब्लाइट जो आती है, वो टिश्यू कल्चर के पौधे जो है उससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है।
पौधे को जो है उपचारित करके ही हमें प्रत्यारोपण करना है। इसका प्रबंध सिंचाई प्रबंधन टपक सिंचाई से अनिवार्य रूप से करना है। फव्वारा सिंचाई नहीं लगाना है, टपक सिंचाई लगाना है। पौधे की ऊंचाई ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से ही करें। नियमित रूप से पानी दें उससे, टपक सिंचाई से। जब भी हम टपक सिंचाई लगाएंगे तो जल विलेय खादों का भी हमको उपयोग करना है, वो भी 1 साल से 1 से 18 महीने तक, और फिर 19 महीने से हमको जो है जब तक अनार हम निकालते हैं तब तक हमको फर्टिगेशन उसका बाहर के अनुसार करना है। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन करना है, जिसमें कि लागत हमको कम रखनी है और मुनाफा अधिक से अधिक करना है। अनार की जो पौधरोपण का जो जिस दूरी के ऊपर जो पौधरोपित करना है, शासकीय बागवानी अनुसंधान केंद्र जो है उन्होंने इसकी दूरी तय की है, और वो जो दूरी है वो है 4 बाय 3 मीटर। अनार के जो गड्ढों का आकार है वो 2 बाय 2 बाय 2 का गड्ढा करते हैं, मतलब 60 बाय 60 बाय 60 सेंटीमीटर का गड्ढा, लंबाई चौड़ाई एवं गहराई। ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 10 फीट। पौध की संख्या 300 से 303 पौधे। अनार में जो ड्रिपर होता है वो नली के बाहर होता है। जो हमारी पॉलीट्यूब होती है मोटी वाली, सबसे मोटी वाली जो पॉलीट्यूब होती है 25 से 30 मिल की, उसमें ड्रिपर अंदर बाहर की ओर होता है, और उसमें जिसको हम बोलते हैं टर्बो की प्लस, जो कि 8-8 लीटर की होती है। यहाँ हम 4-4 लीटर की 2 ड्रिपर लगाएंगे, एक 6 इंच इस तरफ और एक 6 इंच इस तरफ, 2 ड्रिपर लगाएंगे एक पौधे को। गड्ढे में जो हमने खाद डालनी है उसके बारे में बात करेंगे। ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी, हमने जो दूरी दी है वो हम लगाते हैं। पौध संख्या जो है वो हमारी 300 पौधे जो है वो एवरेज पौधे हमारे आते हैं। अगर हम सघन पद्धति से लगाते हैं तो इसको जो दूरी होगी उसमें पौध की संख्या जो 660 पौधे प्रति एकड़। लेकिन जब हम सघन पद्धति से अनार लगाएंगे तो उसके हमको कटाई एवं छटाई जो है वो बहुत ही नियमित रूप से और अच्छी तरह से उसकी कटाई छटाई करनी होगी। अनार की जो ड्रिप सिंचाई की जो समय तालिका आप देख रहे हैं, 1 वर्ष के जो पौधे हैं उसमें सबसे कम पानी 2 लीटर, अधिक से अधिक 4 लीटर। अगर हम दूसरे वर्ष में देखेंगे तो 7 लीटर 6 लीटर कम से कम, 13 लीटर अधिक से अधिक। अगर हम 3 वर्ष में देखेंगे तो हमारी कम से कम 18 लीटर, 30 लीटर अधिक से अधिक। इस तरीके से पानी का जो प्रमाण है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे कैनोपी जमीन में बढ़ेगी, अनार में पानी का प्रादुर्भाव भी जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी हम देखेंगे खरपतवार प्रबंधन में पारंपरिक, यांत्रिक और रासायनिक विधि। गहरी जुताई करना चाहिए, जहां तक हो सके खरपतवार नाशक ना डालें, ज्यादा अच्छा। और जो इसमें एक और खरपतवार नाशक डलता है जैसे ग्लाइफोसेट है, उसमें हम बारिश के दिनों में जब अनार लगा रहता है तो 2 अनार के बीच में उसमें नोजल के आगे हुड लगा करके हम उसको कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक भी बूंद अनार के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उससे जो बहुवर्षीय खरपतवार नष्ट होते, बाकी फ्लूक्लोरेलिन और पेंडिमिथालिन का उपयोग कर सकते हैं। कीट एवं व्याधि प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मिलीबग है, आपको बताया मिलीबग जो कीड़ा है वो रात के समय चलता है और ये सबसे ज्यादा नुकसान अनार में करता है, पूरा रस चूस लेता है। नीम ऑयल, कार्बोसल्फान और मोबिल ऑयल हम तने में लगाते तो चढ़ने में ये पौधे के ऊपर असमर्थ होता है। फ्रूट फ्लाई जो होती है उसके लिए फेरोमोन ट्रैप, फ्रूट ट्रैप हम लगाएं। मेलाथियान है, और ये जो दवाई है जो अनुशंसित की गई है इसका छिड़काव लक्षण देखते ही करें। जो अनार बटरफ्लाई होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कीड़ा होता है अनार का, जो कि सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान करता है। रोगग्रस्त फलों को खेत से निकाल के फेंक देना चाहिए, फलों को भी फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। उसके बाद निम्बोली का छिड़काव हम कर सकते हैं, बोवेरा बेसियाना का छिड़काव कर सकते हैं, एनपीवी का कर सकते हो, जो रासायनिक दवा दी है उसको हमें करना है। थ्रिप्स, अनार में जब फूल आते हैं उसमें नर और मादा फूल दोनों में ये थ्रिप्स लगी होती है, इसलिए इसको नियंत्रण बहुत जरूरी है। इमिडाक्लोप्रिड, फिप्रोनिल, नीम ऑयल, इसका हम छिड़काव करें थ्रिप्स के लिए। और दूसरा नीला चिपचिपा कार्ड जो है हम कम से कम 1 एकड़ में 10 लगाएं। बात आती है बार्क ईटिंग कैटरपिलर, जो तने को खाता है, उसके लिए कार्बोसल्फान ये जो मिट्टी के तेल में डालकर उसे मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। उसके बाद में हमें कार्बोसल्फान है, जो जितनी दवाइयां हैं इनको केरोसिन जो है उसमें एक डोरी डाल करके और उसमें वो दवा जो है उसके अनुसार हम अंदर डाल के उसे मिट्टी से बंद कर देते हैं। सूत्रकृमि की शिकायत अनार में बहुत आती है, क्योंकि अनार लाइट सॉइल में लगता है और हल्की भूमि में सूत्रकृमि ज्यादा आता है। उसके लिए जो दवाई रेकमेंड की गई है, इन दवाइयों का आप समय से और लक्षण दिखते ही शुरुआत में ही कर दें, या इसकी ड्रेंचिंग करें और ड्रेंचिंग करने के बाद पानी ना दें। मकड़ी की शिकायत अनार में आती है जब मौसम कसने लगता है, मौसम गर्म होता है उस समय। एटाकोलोजोल, एथियोन, प्रोपरगाइट, नीम ऑयल, इन सब का जो है लक्षण दिखते ही छिड़काव करें। बात आती है अनार में बीमारी की। एंथ्रेक्नोज जो आता है ये अनार में
देखा गया है। इसके लिए क्लोरोथायनिल, मैंगनीज, प्रोपिनेप। बैक्टीरियल ब्लाइट, अनार के सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान, जिसमें बाग का बाग जो है अनार का साफ हो जाता है, जो महामारी के रूप में आता है। ये बैक्टीरियल ब्लाइट अगर आ गई है तो पास में कोई भी उसकी वैरायटी हमको लगाना नहीं है। अगर हमने टिश्यू कल्चर लगाया तो टिश्यू कल्चर में नहीं आएगा, लेकिन अगर उसके पास में डिस्टेंस के ऊपर 500 मीटर के ऊपर अगर देशी दूसरी वैरायटी लगाई तो वो टिश्यू कल्चर पे ब्लाइट आ सकती है, लेकिन ये प्रतिरोधक क्षमता इसकी सहने की ज्यादा होती है। लेकिन जो दवाइयां दी गई है वो लक्षण दिखते से ही इनका छिड़काव कर दें। विल्ट की शिकायत अनार में आती है, जिसको अपन बोलते हैं उकटा रोग। इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, थायोफिनेट मिथाइल, इनको हम टपक सिंचाई के माध्यम से भी हम ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास 1-1 लीटर हर 15 दिन में अनार में दे देना चाहिए। फ्रूट रॉट अनार के अंदर जो होता है वो बहुत ही बहुतायत रूप से देखा गया है, खास करके जहां पर बहुत ज्यादा मृग बहार जब लेते हैं तो उस समय फ्रूट रॉट की शिकायत आती है, क्योंकि पानी अगर अनार में भर गया और काली मिट्टी में फ्रूट रॉट बहुत जम के आती है, क्योंकि इसके अंदर जो व्हाइट रूट है वो बहुत जल्दी सड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए अनार को जो है ज्यादा पानी अगर हो गया तो फ्रूट रॉट की शिकायत बढ़ जाती है। उसके लिए दवाइयां शुरू में ही कर देना चाहिए। फल धब्बा रोग, सर्कोस्पोरा जो है वो अनार में आता है। उसके लिए फलों पे भी इसके धब्बे, अगर बैक्टीरियल ब्लाइट है तो सब में इसके धब्बे दिखेंगे, अगर सर्कोस्पोरा है तो उसके पत्तियों के ऊपर उसके धब्बे दिखते हैं। इसके लिए हमें जो दवाइयां अनुशासित की गई है, प्रोपिनेप, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। बात आती है पोषण प्रबंधन की। ये जितनी भी खाद दिखाई गई है इनका पूरा मिश्रण बनाकर, जैसे जैविक खाद है, पोटाश है, सिंगल सुपर फास्फेट है, ये सब प्रति पौधे के हिसाब से हम फलबाग में एक पौधे के हिसाब से हम इसकी मात्रा तय करते हैं, और इसे हम शुरू में ही जब हम 2x2x2 का गड्ढा करते हैं उसमें इन सबका मिश्रण बना के हमको देके 15 दिन के बाद उसी मिट्टी जो होती है उससे गड्ढे को भर देते हैं और पौधा उसमें फिर लगा करके उसको हल्की हथेली से उसको दबा देते हैं। उसके बाद आती है जो बाहर के दौरान जो है फूल आने के पहले हमें क्या देना है, ये अमोनियम सल्फेट, पोटाश और 20-20 2 बार देना है। एक बार फूल आने के पहले और एक बार 50% जब फ्लावरिंग आ जाए तो उस समय हमें इसे रिपीट करना। अमोनियम सल्फेट से फूल पड़ते हैं, पोटाश से जो उसमें चमक आती है, और 20-20 है वो N और P होने के कारण जो फास्फोरस फिक्सेशन अगर हो रहा हो तो ये जो 20-20 है इससे उसको फास्फोरस मिलता है, जिससे कि पूरी कंप्लीट फ्लावरिंग आने में ये मदद करता है। बात आती है अनार में जो ये जो चित्र दिखाया गया इसमें नर फ्लावर दिखाया गया और मादा फ्लावर, लेकिन अनार के अंदर में परागकण जो है मधुमक्खी से होता है। अगर मधुमक्खी पालन हम कर रहे हैं तो अनार के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अनार जो है वो मधुमक्खी से पराग को चुन के, क्योंकि एक ही पौधे में दोनों मिलते हैं, नर और मादा एक ही में होते हैं, इसको हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। तो इसके लिए इस मधुमक्खी को ऐसे जगह में आसान होता है निषेचन की क्रिया करने में। बात आती है हमारी ड्रिप फर्टिगेशन की। जो ये जो चार्ट दिया गया, तालिका दी गई, वो 1 से 18 माह तक आपको ये जो फर्टिगेशन है ये करना है। उसके बाद में जब बाहर हम लेते हैं, मृगु बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार, तो बाहर के बाद जब तान खत्म हो जाती है तो तान होने के बाद जब हम 1 महीने की अनार हो जाती है तान के बाद, उस समय हमको ये फर्टिगेशन शुरू करना। उसके पहले हमको आधार खाद देना है, हर साल के अनुसार उसको पौधे के पास हमको खाद देनी है। थाल बना के दे सकते हैं, अगर ड्रिप तो थाल की जरूरत नहीं, जहाँ ड्रिपर है वहां पर हम दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं जो बाहर के दौरान हमको ये जो खादें हैं ये हमको 210 दिन तक जो अनुशंसा की गई, जो आपको चार्ट दिखाया गया है, लेकिन ये गाइडलाइन के लिए है, मिट्टी परीक्षण के अनुसार इनमें भी फेरबदल हो सकता है। कुछ आवश्यक बातें जो हमेशा कहते हैं कि कौन सी खाद को किसके साथ मिलाना चाहिए, और जब ठंडी में हम फर्टिगेशन करते हैं तो थोड़ा दोपहर के टाइम फर्टिगेशन करें, क्योंकि सुबह सुबह जो है यूरिया घोलने में काफ़ी तकलीफ आती है। लेकिन गर्मी के दिनों में फर्टिगेशन में समस्या नहीं। ये कुछ पर्णी छिड़काव है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये अनार में हर माह करना है हमको। 1 माह में प्रति माह जो है 2 दिन के अंतराल से ये तीनों जो हैं सेकेंडरी, और ये जो आपका सूक्ष्म पोषक तत्व भी जैसे जिंक और कॉपर है, और मैग्नीशियम सल्फेट जो है द्वितीय पोषक तत्व के रूप में हमें देना है, जिससे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से चलती है। बात आती है उन्नत सिंचाई। परंपरागत सिंचाई में पानी की बचत है, समान रूप से सिंचाई ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों में कमी है, और बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन है, और श्रम की लागत भी कम से कम होती है अगर हम और ये जो आप देख रहे हैं अनार, ये इजराइल का है, वंडरफुल प्रजाति है। ये सुपर भगवा इसी तरीके से होता है, लेकिन ये वंडरफुल है। इसका एक एक अनार का जो वजन है वहाँ की मिट्टी के हिसाब से वहाँ पे 900 ग्राम आता है। हमारे यहाँ जो है एवरेज 600 से 750 ग्राम का फल हमारे यहाँ भी देखने में आया है महाराष्ट्र के अंदर।
अनार में फूल और फलन का जो समय होता है, जैसे अम्बे बहार जो होता है वो नवंबर दिसंबर, इसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जब हमको अम्बे बहार लेना है तो हमको इसकी पानी की तान देनी होती, पानी की तान के दौरान ही हमें कटाई छटाई भी करना है, और जब तान रहती है उसी समय हमें इसमें इथरल 5234 और हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव करना है। अनार फसल में कटाई छटाई जो होती है वो करना चाहिए। शुरुआत में जब अनार हम लगाते हैं तो 1 साल तक हर 3 महीने में हमको इसकी छटाई करना है और नीचे के वाटर शूट हर 7 दिन में निकालना है। जब बहार होता है तो बहार 24 महीने के बाद अनार में जो है वो बहार हम लेते हैं। पहले हम अगर गर्मी का बहार हो तो उसको अम्बे बहार बोला जाता है, ठंडी का बहार हो तो अस्ते बहार, और जो बारिश का बहार होता है मृग बहार बोला जाता है। ये मैंने ये बताया था आपको कि जो इथेफॉन है वो 5234 और माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे तो पत्तियां झड़ जाएगी, और तान के दौरान ही इसको हमारी छटाई करना है जैसे चित्र के अंदर में दिखाया गया। लेकिन छटाई करने के बाद हमको इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोडो मिश्रण का हमको इसमें लेप लगा देना है। आर्थिक समीक्षा अगर हम करें तो हमने देखा कि ये हमने 1 साल से लेकर के 5 साल तक इसकी समीक्षा की हुई है, और अगर हम इसकी आय देखें तो ये धीरे धीरे जो है अनार का उत्पादन हर 1 साल के बाद 2 साल 3 साल 4 साल इस तरीके से उत्पादन जो है वो 5 साल के बाद ही कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन अनार जो है टिश्यू कल्चर वो 15 साल तक चलता रहता है। अब अंतर्वर्ती फसल के रूप में अनार को जो है सबसे अच्छा अनार जो है वो पपीते के बीच में अनार लगाया जा सकता है। अनार के बीच में हम हल्दी भी लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, लेकिन बेल वाली फसलें या टमाटर मिर्च बैंगन इनको इसके बीच में नहीं लगाना है क्योंकि इससे बीमारी फैलने के संभावनाएं बढ़ जाती है। अब ये जो हमारा फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, ये हमारे जितने भी हम लोगों के जो विक्रेता या वेंडर्स से जुड़े हुए हैं, उनसे जो किसान जुड़े हैं, उनको हमारा उनसे निवेदन है कि इस तरह की जो हम ये वीडियो के माध्यम से हम लोग जो ये वेबिनार करते हैं, इसमें उन्हीं को फायदा है इससे, और ये प्ले स्टोर में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे बार कोड जो है उससे भी डाउनलोड हो जाता है। इसमें सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। 70 फसलों की जानकारी है, पूर्वानुमान है, मौसम का, मंडी अपडेट्स हैं, और उसके बाद में हम इस तरह की सारी जो भी जानकारियां हैं, मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट है, व्यक्तिगत सलाह है, ये सब हम इस ऐप के माध्यम से देते हैं। और अंत में मेरी वाणी को विराम देने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो हमारे किसान भाई हैं वो लोग भी इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी हमारा पेज है, वहाँ पर भी जा कर के हमसे जुड़ सकते हैं। और मेरा सभी से निवेदन है कि इनको देख करके जो है अच्छी खासी आय हम अनार से अर्जित कर सकते हैं। अच्छी खेती करें और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करें, जिससे हम जैविक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।